नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं तरला शारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कपास के इशूज़ के हवाले से। इसमें टेक्सटाइल सेक्टर को देखेंगे, इसमें जिनिंग सेक्टर को देखेंगे, इसमें कपास के जो काश्तकार हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इनको कैसे देख रही है। कपास की, जिनिंग सेक्टर की, टेक्सटाइल की, कपास से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले दो हिस्सों में हमारे मेहमान होंगे टेक्सटाइल सेक्टर से और जिनिंग सेक्टर से। इस पोर्शन में लकीली हमारे पास कॉटन एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो मेहमानों का तारुफ़ करा दूं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं। वक़ार अहमद ख़ान साहब हैं सफ़ायर टेक्सटाइल से और सैयद अब्दुल कादिर साहब हैं, ये भी सफ़ायर टेक्सटाइल से ही यहाँ पर मौजूद हैं। उस्मान लुत्फ़ी साहब टाटा टेक्सटाइल से यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। आबिद ज़ैदी साहब कॉटन एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया। और मेरे बड़े भाई और इंतहाई काबिल एहतराम साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर मलिक एजाज़ नाज़िम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, आज हम कॉटन के हवाले से प्रोग्राम डिज़ाइन था, तो सबसे पहले अगर सर आपसे बात करें, पिछले साल भी कॉटन के लिए कोई अच्छा साल नहीं था, इस दफ़ा तो उससे भी बुरा हाल है। कपास के बीज के हवाले से हम देख रहे हैं क्योंकि हमारा लाइज़ान होता है काश्तकार के साथ। आप बताइएगा, आप विज़िट पे निकले हुए हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों को देख रहे हैं, क्या सूरत हाल रही पिछले सालों में और इस साल कैसे देख रहे हैं? इस साल और पिछले साल में जो बुनियादी फ़र्क जो हमने देखा है इस वक्त तक, वो ये है कि जो फील्ड के अंदर जो क्रॉप इस वक्त मौजूदा खड़ी है, उसका रंग रूप, उसका कद काट पिछले अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 2 या 3 साल से तो डेफिनेटली बहुत बेहतर है। हमने ये भी देखा कि उसमें जो उसके पौधे का नीचे वाला हिस्सा था या दरमियानी हिस्सा था, कई जगह पे तो पिकिंग हो चुकी है, कई जगह पे बारिश आई लेकिन वो पिक ना हो सकी, तो ज़ाहिर है वो कुछ थोड़ा बहुत तो डैमेज हुई है। लेकिन जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि आपका जो इस वक्त प्लांट है फील्ड के अंदर, जनरली स्पीकिंग उसकी सेहत बहुत अच्छी है और उसके अंदर कोई तेले का जो हम बहुत ज़्यादा सुन रहे थे कि अटैक है, तो वो इस बारिश की वजह से धुल गया। सही। और जो उसके ऊपर फ्रूटिंग हुई है इस वक्त और फ्लावरिंग हुई है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो 25 सितंबर से लेके और 5 सितंबर तक जो भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हुई है, अगर ये मौसमी हालात फेवरेबल रहते हैं, फेवरेबल रहने से मुराद मेरी ये है कि अगर टेम्परेचर्स उस तरह ज़्यादा नहीं जाते जिस तरह के पिछले दिनों में थे बारिशों से पहले, और हवा चलती रहती है, रात को भी टेम्परेचर ठीक रहता है, तो ये जो भी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हुई है ये हमारे काम आ जाएगी। इस दफ़ा मैं ये बात करूँगा कि जो सीड दिया गया है जर्मिनेशन के हवाले से, सीड क्वालिटी के हवाले से, टेक्सटाइल सेक्टर उसको कैसे देख रहा है? देखिए, सीड का मसला तो बहुत गंभीर है। ये पिछले सालों में भी सीड का मसला था, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि पिछले साल बारिशें गलत टाइम पे आईं, उस वक्त सीड कॉटन जो है वो फैक्ट्रियों में आ चुकी थी, लिहाजा वो सीड कॉटन भी अफेक्ट हुई, जिससे बीज भी अफेक्ट हुआ। ज़ाहिर है अगर किसी ने कोई सीड के लिए सीड कॉटन कहीं रखी हुई थी तो डेफिनेटली वो भी अफेक्ट हुई। तो आप तो ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस दफ़ा तो वो सीड काश्त हुआ है जो कि क्रश होना था। सही। ठीक है ना, लेकिन उसमें जो 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 रोशन पहलू है वो सिर्फ ये नज़र आता है कि लोगों ने अपने तई जो तादाद 1 एकड़ में बताई गई है उससे उन्होंने डबल की या प्लांट पॉपुलेशन ज़रा थोड़ी सी बढ़ाई, तो उस वजह से कुछ सूरत हाल जो है बेहतर नज़र आती है। लेकिन असरात उसके मौजूद थे कि ज़रा सा भी मौसम पिछले बारिश से पहले गर्म हुआ तो आपके वो शेडिंग शुरू हो गई, शेडिंग के साथ जनाब वो आपकी फोर्स ओपनिंग शुरू हो गई, बॉल का साइज़ वो नहीं है जो होना चाहिए, फाइबर जो है उस तरह से नश्बो नुमा उसकी वो नहीं मिल रही उसको जो कि मिलनी चाहिए थी। अच्छा, अब्दुल कादिर साहब ये फरमाइएगा कि जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जिनिंग सेक्टर जो है हम देख रहे हैं सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, जिनिंग फैक्ट्रियाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बंद हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर कॉटन को लेके टेक्सटाइल सेक्टर का हाल क्या है और फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? बेसिकली बात वही है कि सीड कॉटन जो हमारे पास सीड अच्छा नहीं है, उसकी वजह से आगे हमें जो रुई मिल रही है वो रुई भी हमारी टेक्सटाइल मिल की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही।
उसमें जो चीज़ हमें उसकी फाइबर लेंथ चाहिए, फाइबर मैच्योरिटी चाहिए, उसके कलर का मसला है, उसकी फाइबर वैल्यू जो है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका मसला है। तो हर साल कोई ऐसा इशू हमारे सामने आ जाता है कि जो कि टेक्सटाइल मिल के लिए वो दिक्कत का बायस होता है और वो उस तरीके से वो अपना यान से तैयार नहीं होता। माइक्रोनेयर उसका जो ना हाई हो जाता है, उसके अंदर उनको दिक्कत आ जाती है। फाइबर लेंथ जैसे पिछले साल के अंदर क्रॉप डैमेज हुई तो फाइबर लेंथ नहीं थी। तो टेक्सटाइल मिल के लिए पाकिस्तानी कॉटन का बहुत ज़्यादा मसला हो गया, जिसकी वजह से वो इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही है और उन्हें फिर पता नहीं होता कि हमारी जो रुई आएगी उसकी फाइबर वैल्यूज़ क्या होंगी। लिहाजा टेक्सटाइल मिल का तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इशू है कि उनकी रिकवरी के इश्यूज़ भी हैं इस हमारी पाकिस्तानी रुई के साथ। इसलिए कि जब क्रॉप आपकी कम होती है तो अनहेल्दी कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ जिन्हें प्रैक्टिसेस भी उतनी बेहतर नहीं होती, उतनी ज़्यादा सफाई नहीं होती, उतनी ज़्यादा बाकी सारी चीज़ें, उसके ट्रैश का कंटेंट जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हाई होता है। और टेक्सटाइल मिल जो है वो इस लिहाज से काफ़ी दिक्कत में। सर, जितने भी हमारे प्रोविंशियल की बात करें या फेडरल की बात करें, कॉटन रिसर्च के इदारे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कभी आपकी उनके साथ बात होती है कि हमें ये क्वालिटी चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए, उसके लिए आपको ये सीड जो है वो डेवलप करना होगा, तो इस तरह की कोई बातें होती हैं? कोई गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर की कोई बात सुनती है कि अच्छा आपको ये ज़रूरत है तो हम आपको करवा के देते हैं? देखिए, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट के जो हमारे वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमारी डिस्कशन तो होती है और वो कहते हैं कि प्रोसेस में है हमारे पास फीड, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज़ देनी है, उनको जो लैब्स देनी है, उनको जो फंड्स देने हैं, उनको सारी वो चीज़ें उनके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। हमने जाके लैब्स उनकी देखी हैं तो लैब्स के अंदर पूरा उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, पूरे उनके पास आदमी नहीं है, पूरी उस पर गवर्नमेंट के ऊपर तो जो नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ कॉटन एक पर हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो हो जाए और हमारी यही कॉटन बेल जो पिछले साल 85 हुई है, जबकि हम 1.5 करोड़ तक पहुँची हुई, यही 1 करोड़ 30, 35, 40 लाख आ जाए तो आप देख लें कि हमारी इकॉनमी कितनी बूस्ट अप हो जाएगी और सारी चीज़ें कितनी बेहतर हो जाएंगी। सारी चीज़ें जो लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास सहूलतें नहीं हैं, उनके पास बाकी चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रहे। लुत्फ़ साहब, जैसे सर बात कर रहे हैं कि वसाइल की भी कमी है, जब हम जिनिंग सेक्टर से बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जब हमारी कॉटन तैयार होती है तो उस वक्त तक इंपोर्ट हो चुकी होती है रुई। आलाइशों के नाम पर हमारी कॉटन को टेक्सटाइल सेक्टर रिजेक्ट करता है और हमारी जो कीमत है वो बहुत कम लगती है और बाहर से मंगवा ली जाती है, तो इससे दिल बर्दाश्ता हो जाता है जिनिंग सेक्टर। इसको कैसे देखते हैं? आपने जो बात करी है, आप अगर देखें, मेरा इस कॉटन फील्ड में तकरीबन आप समझें कि 35 से 38 साल का तजर्बा है, ठीक है। और मैंने पाकिस्तान में कॉटन का उरूज देखा है, ठीक है। हमारे पास पिकिंग इंस्टीट्यूट थे, हमारे पास जिनिंग इंस्टीट्यूट थे, हमारे पास कॉटन ग्रेडिंग क्लासिंग के इंस्टीट्यूट थे, हम लोगों को पढ़ाया करते थे, ठीक है। हमने बग़ैर मेहनत के 91-92 में 12.8 मिलियन बेल पैदा करी, बग़ैर मेहनत के, ठीक है। हमने 2014, 15, 15-16 में तकरीबन आप समझें कि 1 करोड़ 40 लाख 45 लाख गठरी पैदा करी। बिल्कुल सही। इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है। अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क में जो है 2 करोड़ बेल पैदा कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। अब आप आ जाएँ इम्पोर्टेड कॉटन पे, इसमें कसूर जो है टेक्सटाइल का नहीं है। देखिए, आपकी जो अपनी कंजप्शन है वो तकरीबन आप ये समझें कि 14 मिलियन 15 मिलियन बेल से आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही। आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन 11 मिलियन, तो टेक्सटाइल क्या करे? आप देखें 65 से 70% जो ज़र मुबादला जो आप हासिल करते हैं ये कॉटन या कॉटन गुड से लेते हैं आप। अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर के साथ संजीदा हो जाए, ये तो आपकी इकनॉमी का पिलर है, पिलर। बिल्कुल ऐसे सर, आपकी बात सही है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जैद साहब से पूछेंगे कि कॉटन के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से ये कैसे समझते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं कपास के मसाइल के हवाले से। इस वक्त जैदी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये फरमाइएगा कि जैसे इन्होंने बात की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के हवाले से, आपको लगता है कि मौजूदा जो 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, यहाँ पर कोई प्रायोरिटी है कॉटन को लेके कि इसको अपलिफ्ट करना है? इसको एमरजेंसी के अंदर भी हमने देखा ये कहीं पर नहीं थी,
तो आपको लगता है कि जब तक हुकूमत की सरपरस्ती ना होए तो वो कोई भी कमोडिटी जो है वो ऊपर नहीं जा सकती? गवर्नमेंट ने ना, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ तवज्जो दी है इस पे, और ना ये गवर्नमेंट तवज्जो दे रही। इनके पास इतना शायद टाइम नहीं है, या अभी नए आए हैं तो इतना तवज्जो नहीं दे पा रहे। असल में बात यह है कि बहुत सारे प्रोग्राम आपने भी किए हैं, बहुत सारी बातें भी इस पे होती हैं, प्रिंट मीडिया पे, आपके इस पे सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत बात हो चुकी। बात यह है कि मसाइल का तकरीबन सबको अंदाज़ा है, बिल्कुल सही। हमें देखना है कि इसका हल शॉर्टेस्ट वे क्या है इसको रिजॉल्व करने का इश्यूज़। मेरी नज़र में इसका सबसे आसान रास्ता और फौरी रास्ता, आप सोचें कि क्यों ग्रोअर जो है वो स्विच कर रहा है दूसरी क्रॉप्स की तरफ, बिल्कुल ऐसे। ये बुनियादी नुक्ता है। स्विच इसलिए कर रहा है कि उसको इसका मुआवजा नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो मुआवजा इसलिए नहीं मिल रहा कि उसकी प्रोडक्शन जो है, उसको सीड अच्छा नहीं मिल रहा, उसको प्रोडक्शन उसकी कम आ रही है, तो वो अपनी जो इनपुट है वो उसकी कॉस्ट ही पूरी नहीं हो पा रही। बिल्कुल सही। तो उसका हल क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना इनको सब्सिडी दे, सब्सिडाइज रेट पे। सबसे पहले तो यह है कि सीड रिप्लेसमेंट चाहता है, बेसिक चीज़ तो वही है। बेसिक चीज़ वो ये है कि फेक सीड है अनकाउंटेबल। हमारे मुल्क में 750 के करीब जो रजिस्टर्ड सीड कंपनीज हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, बिल्कुल सही। वेरी सॉरी टू से। और उसके बाद जो चंद एक काम कर रही हैं वो भी उनका वो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ पाती। तो गवर्नमेंट, मेरा तो ये मुतालबा कि सबसे पहले ये फेक कंपनीज के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करे, सही। इनको कम करे, इनको मिनिमाइज़ करे। जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी 2-4 साल में रही है उनको मौका दें। तो आप यकीन मानें इसी सीट पे यही कंपनीज जो है ना वो आपकी फसल 1.5 करोड़ से बढ़ा देंगी। अच्छा सर, बाकी फसलों में तो हो रहा है, बाकी के बीज भी आ रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहे हैं, वो बूस्ट अप भी हो रही हैं, उनके स्पोर्ट प्राइस का भी जो है वो अनाउंस किया जाता है। इसके साथ हालांकि ये सबको पता है कि ये ही मुल्क की मुशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ अरसे में ये कुछ बेहतर होएगा? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर ये नहीं बेहतर करेंगे ना तो हम अपनी इकॉनमी में बहुत बड़ा डेंट डालने जा रहे हैं। इसको गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है कि आप फौरी तौर पे वार फुटिंग्स पे जो है ना इसके लिए काम करें और इनको सीड रिप्लेस करके दें, अच्छा सीड दें जिसकी जर्मिनेशन अच्छी हो, आउटपुट 20 मन अगर वो ले रहा है, यील्ड उसकी 40 मन आएगी तो वो दूसरी किसी क्रॉप की तरफ नहीं जाएगा, वो इसी को प्रमोट करेगा। और हमारी अगर ग्रोअर खुशहाल होगा, ये एक बुनियादी नुक्ता है हर कमोडिटी के लिए, नॉट फॉर कॉटन ओनली। अगर गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज्ड चीज़ें दे इसको, बीज खाद इनपुट जो है ग्रोअर को, अगर हमारा ग्रोअर खुशहाल हो जाए, उसकी इनपुट कास्ट कम हो जाए, आपकी थ्रू आउट पूरी चेन जो है ना उससे बेहतर हो जाएगी और वो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। बिल्कुल ये सही। बुनियादी इसका जो नुक्ता है। गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट को इस साल जो आने वाला सीज़न है उसमें इनको रिप्लेस करके देना पड़ेगा सीड। एजाज भाई ये फरमाइएगा, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर की चीज़ें सामने आई, जिनिंग सेक्टर भी मैंने पहले भी बात की कि बड़ा श्रिंक हो रहा है। पीसीजीए की बात करें तो उनके भी इसी हवाले से मसाइल हैं। पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई डीजी एग्रीकल्चर के साथ के आलाइशों से पाक कपास अच्छी क्वालिटी की, बेहतर क्वालिटी की, तो कुछ लगा कि कुछ आपकी बातें सुनी गई, कोई उसके ऊपर अमल होएगा, कोई कुछ चीज़ें कोई बेहतर? बिल्कुल जी, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद जो अच्छी चीज़ है, जो स्पेशली हमारी मीटिंग का पर्पज़ था कि जी जो कंटेमिनेशन और अडल्ट्रेशन है और सांगली की मिक्सिंग है उसके लिए लोकल ऑफिसेज़ को लिखा जाए, ताकि जो हमारा एरिया, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि वी आर अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल पंजाब सोइंग दिस डिवीज़न, तो यहाँ पे एटलीस्ट हम ये एफर्ट कर लें कि जी जो लोधरा, जो करोड़ पक्का, जो बहावलपुर में सांगली का इशू आ रहा है, मिक्सिंग का इशू आ रहा है, वो उसको हम रिड्यूस करें। और उसमें बड़ी खुशाइंद बात यह है कि जी तमाम लोकल ऑफिसेज़ को इस हवाले से डीसीज़ को लेटर लिख दिए गए हैं और उन्होंने हमसे रब्ते भी किए हैं कि जी वो अनकरीब इंशाल्लाह इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लेके मॉरली भी और एज़ पर लॉ भी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम जितना बेहतर कर सकें हम कर रहे हैं। जिनिंग लेवल पे मैं ये कहूँ कि जी हमने पिछले 2-3 सालों से अपनी मदद आपके तहत डिस्करेज कर रहे हैं सांगली वाली कपास को, मिक्सिंग वाली कपास को। जो करैक्टर्स की बात है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसमें जिनिंग कुछ नहीं कर सकती। वो जैसे हम मेरे सीनियर्स ने कहा कि जी बेसिक रीज़न है कि जी आप क्वालिटी प्रोड्यूस करें तो आपका टेक्सटाइल सेक्टर, आपका बायर जो है वो आपको क्वालिटी चाहेगा। उन्होंने तो कंपेयर करना, कमर्शियल मॉडल है, कमर्शियल मॉडल में वायबिलिटी देखी जाती है। सही।
तो अगेन हमारे पास वाइबिलिटी यही है कि जी हम सीड को इम्प्रूव करें, ग्रोअर को स्ट्रेंथन करें, वो ही मतलब हर चीज़ को आगे जो है वाइबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सही। पीसीजीए के ही अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 200 से 250 अरब रुपए सिर्फ मजदूरी की मद में जाते हैं। ये क्रॉप जो है वो देहातों को, जो ख़वातीन चुनाई करती हैं, जो गोडी करते हैं, उनको 200 से 250 अरब रुपए उनको जाते हैं। तो लास्टली सिर्फ ये बताइएगा कि आज भी इस प्रोग्राम के हवाले से भी और आज के इस प्रोग्राम में भी हम डीजी एग्रीकल्चर को भी लेंगे। हम जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से, मिनिस्टर एग्रीकल्चर से बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत कुछ ठीक हो गया है और अब सब कुछ बेहतरीन है, पर मैं पिछले को 8-10 सालों से यही देख रहा हूँ। तो इस साल की क्या सिचुएशन है? इस साल की जो आपके टारगेट्स होते हैं, आपको लगता है कि आपने जितनी जिनिंग करनी है उतनी कपास आप तक पहुँच पाएगी? सर इसमें ना पहले एक चीज़ मैं लास्ट मीटिंग के हवाले से कहूँ कि जी मुझे ओवरऑल जो लास्ट मीटिंग में ये लगा कि जी एज अ होल पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही उस तरह से। हमारी जब ये डिस्कशन हुई इसी हवाले से कि जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक 40% हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी देखें फीड मिलों ने फीड वाला हाइब्रिड सीड मंगा लिया, उन्होंने मतलब वो चाह रहे हैं कि खुद से इन्वेस्टमेंट। ये कॉटन का इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें अगेन गवर्नमेंट की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो फूड रिलेटेड कमोडिटी है, इससे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो खाने के तेल में आता है, तो इसमें वो कमर्शियल मॉडल उस तरह से आ नहीं सकता। तो ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं मतलब वहाँ पे कहना चाहूँगा। सेकेंडली बिल्कुल जो हमारी लास्ट ईयर की क्रॉप साइज़ था पंजाब का, हम एटलीस्ट इस साल उतना भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे और हमें ये बड़े खदशात हैं कि जी हमारी जो जिनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं एटलीस्ट वो जो ब्रेक इवन लेवल है प्रोडक्शन का शायद वो भी अचीव ना कर सकें, क्योंकि पंजाब में 6.6 मिलियन हेक्टर से एज़ पर फिगर ऑफ द डीजी एग्रीकल्चर 3.7 मिलियन हेक्टर जो है इस साल काश्त हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जी एटलीस्ट अगर हम वेदर के जो इम्पैक्ट हैं उसको कम कर दें और जो पेस्ट का है उसके अटैक को कम कर दें, तो फिर भी हमारी एवरेज प्रोडक्शन जो है ना लास्ट ईयर के मुकाबले भी हम एक्सपेक्ट अभी तक नहीं कर रहे। और इसमें ये होता ये है कि जी जैसे कि जितनी क्रॉप कम होती जाएगी उतनी खींचातानी इंक्रीज़ होगी, कमर्शियल वायबिलिटी ख़त्म होगी और वो मतलब दैट इज़ अनदर एलिमेंट ऑफ कंटेमिनेशन के जितनी जो है वो कम होती है उतनी कंटेमिनेशन इंक्रीज़ करती जाती है डिमांड की वजह से। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मलिक एजाज़ नाज़िम साहब आपका, जैद साहब आपका कि आप आ जाए तो भावलपुर में मुलाकात भी हो गई। लुत्फ़ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अब्दुल कादिर साहब आपका और खान साहब आपका भी कि आपने वक्त निकाला। हमारी कोशिश यही होती है कि कुछ चीज़ें जो हैं, अब ये जो सवालात हैं चलते हैं और डीजी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब उनके सामने चल के रखते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों के सवालात के ऊपर क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कपास के हवाले से और ओवरऑल एग्रीकल्चर के हवाले से भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कपास का बीज, मुख्तलिफ और जो चीज़ें हैं, फसलात हैं, उसके हवाले से जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे पीसीजीए के हवाले से और कॉटन जिनिंग सेक्टर जो है उनके जो रिजर्वेशंस हैं उसके हवाले से भी। प्रोग्राम के में अभी हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एग्रीकल्चर तोसी और इनके पास इस वक्त पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड को भी यही देख रहे हैं पंजाब में, डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर भावलपुर आए और आज मुलाकात हुई। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि जब हम आम काश्तकार से बात करते हैं, आपका महकमा भी जब हम महकमे से बात करते हैं तो वो कहते हैं काम कर रहे हैं, मार्केट में भी जा रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं। काश्तकार फ्लोरिश होने की बजाय नीचे जा रहा है, मायूसी की तरफ जा रहा है, ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही, उसका पैसा भी नहीं बढ़ रहा। देखिए, बुनियादी तौर पे काश्तकारी के मसाइल हमारे गांव के साथ जो है, गांव का तल्लक आबादी के साथ भी है। गांव की आबादी बढ़ रही है, गांव में एजुकेशन, फिज़िकल हेल्थ के मसाइल भी बढ़ रहे हैं और इसी के साथ साथ ज़राअत तकसीम दर तकसीम के मरहले में है। सही। हमने अगर आप काश्तकारी के इस बिज़नेस को पिछले 20 साल से अब तक लेके आए तो आप देखेंगे कि ज़राअत के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ आई। हम बहुत सारी जगह में कंप्लीट मैकेनाइजेशन पे चले गए। पहले बैलों के साथ काम करते थे, आज ट्रैक्टर के साथ करते हैं। पहले काश्तकार गंदम
काश्त करता था आज वो वैरायटी काश्त करता है। आज वो अच्छे बीज की तलाश में रहता है। आज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का दौर है, आज ग्रोथ रेगुलेटर्स का दौर है, आज नई से नई क्रॉप्स का दौर है। आपके इस एरिया में आप अंगूर की वैली देखेंगे, आप ऑलिव की वैली देखेंगे, आप रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देख रहे हैं। आपके चुलस्तान के अंदर भी ज़राअत तब्दील हो रही है। इस एरिया में जहाँ पे एक आम तौर पे काश्तकार काश्त नहीं करता था, आज वो भी सर्दियों के मौसम में कुछ ना कुछ वहाँ पे काश्त कर लेता है और गर्मियों में भी काश्तकार फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए शुरू करता है। चीज़ें बढ़ रही हैं, चीज़ें तरक्की कर रही हैं, लेकिन उनकी रफ्तार हमारी बाकी चीज़ों के साथ मैच नहीं कर रही। सर वो तरक्की नज़र नहीं आ रही कहीं होती हुई। वो तरक्की इस तरह नज़र आनी चाहिए कि काश्तकार की जो ज़िंदगी है वो 3-4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। उसके अखराजात न सिर्फ ज़राअत में बढ़ रहे हैं बल्कि उसके लाइफस्टाइल में भी अखराजात बढ़ रहे हैं। आज के 20 साल कि आप भी काश्तकारी के साथ मुतल्लिक हैं, मैं भी काश्तकार फैमिली से हूँ। हमारे गांव के अंदर हमारे अपने अखराजात भी बढ़ रहे हैं। आज एजुकेशन के अखराजात बढ़ रहे हैं। पहले एक नॉर्मल होता था, बिल्कुल ऐसे। आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है उसके साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से और काश्तकारी छोटी होने की वजह से, जिसमें काश्तकार के पास कितना राजी बहुत थोड़ी रह गई है, कम हो गया, और उसकी वजह से वो इकोनॉमिक की बजाय सबसिस्टेंस और सबसिस्टेंस से भी छोटे लेवल पे चली गई है। और काश्तकारी की दिलचस्पी कम हो रही है, वो भी एक फैक्टर है। उसमें पहले आप दोपहर को या सुबह को, अर्ली इन द मॉर्निंग या शाम को अगर अपने गांव में जाते थे तो आपको गांव में लोग काम करते नज़र आते थे, आपको मूवमेंट करते नज़र आते थे। हम अपने बचपन में कपास को खुद गोडी करवाया करते थे और किया करते थे। आज आपने कितने लोगों को कपास के अंदर गोडी करते देखा होगा? लोग नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वैल्यू एडिशन की तरफ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, शहरों की तरफ, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, वो बढ़ने के साथ लेबर प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। मैकेनाइजेशन उसकी जगह उतनी तेज़ी के साथ नहीं ले रही जिसके लिए सरकार कोशिशें भी करती हैं। इस सारी एक कंपोनेंट के अंदर कहीं ना कहीं काश्तकार भी पिसता नज़र आ रहा है और काश्तकार को कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के ज़रिए, अकेला नहीं, आज अकेली काश्तकारी शायद इतनी कामयाब ना हो। दुनिया में छोटे काश्तकार मिलकर तंजीमें बनाते हैं, कम्यून्स बनती हैं, कोऑपरेटिव्स बनती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं। विलेज को इकट्ठा होना पड़ेगा, वन विलेज वन प्रोडक्ट की बात होगी, एक गांव के अंदर एक ही फसल की बात होगी और वो गांव पूरा का पूरा तरक्की करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि गांव के अपने मसाइल में सबसे ज़्यादा गांव की अपना इस्लाही प्रोग्राम अगर बने, वो काश्तकारी को और बाकी मसाइल को जब तक खुद नहीं देखेंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स उनके साथ अपने हद्दुल मकदूर कोशिश तो करते हैं लेकिन वो शायद उस रफ्तार को नहीं ना। अच्छा सर, देखें आपने बात की कि कम्युनिटी होनी चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हमने ये देखा है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, कि जो लोग किसानों के नाम के ऊपर तंजीमें बनाते हैं, सिवाय अपने मफादात के कुछ नहीं करते, सिवाय कुछ कमेटियों के मेंबर्स बन गए और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने किसानों को अपने साथ मिलाया। 1.5 अरब रुपए के बिल रुके हुए हैं मैप्को के उसी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ोर पे। वो पॉजिटिवली एक तो नहीं जा रही। दूसरा ये कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो कौन करेगा, काश्तकार को कौन समझाएगा कि भाई इस तरह काश्त करनी है, इस तरह बेहतर प्रॉफिट लेना है। क्योंकि महकमा ज़राअत के जो अपने फार्म्स हैं जहाँ पर वो अपनी चीज़ें काश्त करते हैं, उनका आम काश्तकारी के मुकाबले में बुरा हाल होता है। तो फिर आप काश्तकार को कौन सा मॉडल दिखाएंगे कि ये मॉडल देखो? देखिए, हम दो चीज़ें लेके बैठे हैं। एक हम बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर फार्म्स की जनरल सूरत हाल है। एग्रीकल्चर फार्म की जनरल सूरत हाल के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जैसे हम कहते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जहाँ पे मौजूद हैं, मैं अडेप्टेड सच फार्म इसी खत्ते के अंदर आप रहीमजार खां तशरीफ़ ले जाएँ, आप विहाड़ी तशरीफ़ ले जाएँ, आप मुल्तान तशरीफ़ ले जाएँ, आपको बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल मिलेगी। जहाँ हमारे लिए HR के रिसोर्सेज के मसाइल होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर मैं मानता हूँ कि चूँकि एग्रीकल्चर कैलेंडर एक्टिविटीज़ के हिसाब से चलती है,
एग्रीकल्चर महीनों के हिसाब से चलती है। उसे पता है कि अब हाड़ी का दौर है, अब सोनी है, अब क्रिटिकल टाइम पे पानी लगाना है। जहाँ जहाँ हमें वसाइल और मसाइल की दरपेशी होती है और हमारे पास इतने मदाखिल के लिए पैसे नहीं होते, वहाँ पे मैं मानता हूँ डिले होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम ऐसी रिलीज़ करवाएं कि चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलवेज उसका रिपल इफेक्ट होता है। अब तक जितनी तब्दीलियाँ आपने देखी हैं, महकमों का काम सिर्फ खड़े पानी के अंदर पत्थर फेंकने का होता है, वो लहरें खुद ब खुद बनती हैं। हम नुमाइशी प्लाट लगाते हैं, हम अखबार के अंदर होते हैं, हम टेलीविज़न पे होते हैं, हम रेडियो पे होते हैं। हम पंजाब की 67% आबादी जो गांव में रहती है, 3 करोड़ 20 लाख कल्टीवेटेड एरिया है और 4.25 करोड़ से ज़्यादा क्रॉप्ड एरिया है और उसमें बेशुमार क्रॉप्स लग रही हैं। एक खरीफ के अंदर आज बावलपुर के खिते के अंदर आप देखें तो कपास के साथ साथ आपको 10 और फसलें नज़र आएंगी। वो सारी काश्तकार के साथ मिल के महकमा तब्दीली की कोशिश करता है और आपको वैरायटी की सूरत में, आपको फर्टिलाइज़र बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत में, आपको प्लांट प्रोटेक्शन की ज़रूरत में वो तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। लेकिन सर वो देखें, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी 80% ज़िम्मेदार से ज़िम्मेदार की तरफ होती है। आप दुनिया का कोई एक्सटेंशन मॉडल, दुनिया का कोई ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मॉडल लेके उठाएं, उसमें 80% से ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अच्छे फार्मर से दूसरे फार्मर को होती है, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग होती है। अब हमारे नुमाइशी प्लाट देख लें, हम हर सीज़न में लगाते हैं, लेकिन हमारा काम इम्पेटस इंट्रोडक्शन का होता है और हम क्रिएट करते हैं। आप जितनी बड़ी तब्दीलियाँ आप देखेंगे, पाकिस्तान में वैरायटी रिप्लेसमेंट की बात हो, फर्टिलाइज़र इंट्रोडक्शन की बात हो, पेस्टिसाइड इंट्रोडक्शन की बात हो, मशीनी इंट्रोडक्शन की बात हो, तो कौन महकमा है जो सबसे पहले निकल के सामने आया? उसमें कहीं ना कहीं रोड डिपार्टमेंट्स का नज़र आएगा। डिपार्टमेंट्स का रोल, इसी के ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर सीड के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं और नुमाइशी प्लाट के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर पंजाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दोनों को देख रहे हैं। जहाँ तक सर आपने नुमाइशी प्लाट की बात की, पहले आपके पास ये होता था कि आप बीज भी फराहम करते थे, उसको फर्टिलाइज़र भी देते थे, अब वो भी नहीं है। दूसरा, कितना जंप करता है वो प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी यूनियन कौंसिल के अंदर जो आपका नुमाइशी प्लाट हो भी, अगर आपने मुझे दिया है एक नुमाइशी प्लाट लगाने के लिए, तो मेरे जो 10 एकड़ है मैं उतना ही उसको देखूंगा जितना उस एकड़ को देख रहा हूं। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारा जोर लगाएं अपना और उसमें दिखाएं कि मेरी अगर 40 मन उस यूनियन कौंसिल में पैदावार हो रही है किसी भी फसल की, तो जो नुमाइशी प्लाट है वो 60-70 मन जाना चाहिए और लोगों को पता लगे कि इस तरीके से काश्त करना है, इस तरीके से हार्वेस्ट करना है। तो देखें, ये नुमाइशी प्लाट जो है वो बड़ा छा गया है और हमने भी इसको फॉलो करना है। देखिए जी, 2 चीज़ें आपने की। एक, आप बात कर रहे हैं जो हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के तौर पे अपनी प्रैक्टिसेस जिसे कहते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए अच्छा बीज, सही टाइम पे पानी, वेडिसाइड का कंट्रोल, वेडिसाइड के साथ कंट्रोल, पेस्ट प्लांट प्रोटेक्शन, सही टाइम पे ऊपर उसकी हार्वेस्टिंग, एक जनरल प्रैक्टिसेस के लिए हम काश्तकार, अच्छे काश्तकार के साथ मिल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। वो हमारा जो एक्सटेंशन एजेंट है वो नुमाइशी प्लाट लगाता है, डिपार्टमेंट की कोई उसमें सपोर्ट नहीं होती है। दूसरा, जो नुमाइशी प्लाट्स हैं जिसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात करते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, किसी मशीनरी की प्रमोशन की बात करते हैं, किसी अच्छे सीड की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन होती है और उस इंटरवेंशन को हम ओन करते हैं। आज हमने गंदम के अंदर पिछले साल न सिर्फ नुमाइशी प्लाट लगाए, नुमाइशी प्लाटों में काश्तकार को सपोर्ट किया, बल्कि हर नुमाइशी प्लाट के ऊपर हमारी 11,000 रुपये की एक सपोर्ट थी, जिसमें हमने इंश्योर किया कि वो जो बीज हम दे रहे हैं वो इर्द गिर्द के काश्तकारों को तकसीम किया जाए गंदम के रेट के ऊपर। अब वो तो ख़त्म हो गया ना 11,000 सर, वो मैं गंदम की बात। हाँ, उसके बाद हम राइस में आए, उसके बाद हम गन्ने में आए, उसके बाद हम अभी कपास में जो फेडरल का प्रोजेक्ट है उसमें CCRA इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन उनका ज़्यादा कॉन्सेप्ट प्लांट प्रोटेक्शन का है। अब हम दालों में जा रहे हैं। दालों में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सरगोदा डिवीजन का ज़्यादा एरिया बनता है, वो दालों का वही एरिया है।
तो उसमें इस साल 2 ही एक्टिविटीज़ हम करने जा रहे हैं, एक सीड रिप्लेसमेंट और दूसरी मशीनरी इंट्रोडक्शन। सीट के हवाले से सर बात करें तो पंजाब हुकूमत, आपको लगता है महकमा ज़राअत मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया है अच्छे सीड की फराहमी के हवाले से? आप अरबों रुपए की पहले सब्सिडी देते हैं चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर चीनी मंगवाते हैं, गंदम पहले जाती है बाहर, फिर अरबों रुपए उस पर लगते हैं, फिर बाहर से आती है, तो इतना पैसा वहाँ पर लग रहा है, तो जो सीड, राइस का सीड, हाइब्रिड सीड है, बाकी चीज़ों के हैं वो आ रहे हैं, तो गंदम का कपास का सीड आप सपोर्ट नहीं कर सकते थे काश्तकार को कि इससे मुल्क की मईशत का बेड़ा बैठ रहा है, हम पूरी कोशिश करें और इनको अच्छा सीड ही दे दें? देखिए जी, सीड रेवोल्यूशन, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि दुनिया में सीड रेवोल्यूशन आ रहा है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान को 25 अरब रुपए से ज़्यादा का सीड इंपोर्ट करता है। दुनिया में सीड के अंदर बहुत ज़्यादा कंग्लोमरेशन हो रही है। आपने सुना होगा कि मॉन्सेंटो और बायर एक हो गई हैं, अब वो बेयर के नाम से बिज़नेस कर रही है। सिंजेंटा चाइना ने ख़रीद ली है, वो एक अलग ग्रुप बन गया जो दुनिया में प्लांट प्रोटेक्शन कम सीड का ग्रुप है। तीसरा ग्रुप जो है वो आपके सामने कोर्टीवा का आया है, जिसमें कारगिल और बाकी कंपनीज जो पायनियर के नाम से थी वो भी एक ग्रुप बना है, जिसमें डूपॉन्ट और भी कंपनीज हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में सीड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट पे जाता है। हमारी स्ट्रेंथ गंदम है, हम गंदम के ऊपर किसी के ऊपर इस वक्त निर्भर नहीं हैं, किसी को डिपेंड नहीं करते, हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं। लेकिन कपास का तो बीज नहीं है ना सर? लेकिन कपास के अंदर OPV में जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। कपास में दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। कपास के अंदर, कपास खरीफ की फसल है, दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इट रिक्वायर्स द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और हम चाहते हैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में देखें तो हमारे पास जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो, अगर इसके जो कंपीटिंग क्रॉप्स हैं जिसमें आपने बात की राइस की, राइस में अच्छे हाइब्रिड पाकिस्तान में आ रहे हैं। महकमा ज़राअत को देखते हैं तो वो अख्तियारात के हवाले से बिल्कुल ऐसे छोटा सा इदारा नज़र आता है जिसके पास बेचारे के पास कोई अख्तियारात नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी देती है कि जी आप खाद लें, उसमें से टोकन निकलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगी, वो नहीं मिलती। आप कहते हैं कपास का बीज दे रहे हैं, उसको खोलें, उसमें 500 का सब्सिडी निकलेगी, वो नहीं निकलती। मतलब PCGA के हमारे जो लोग हैं उनसे बात हुई, बल्कि उन्होंने पिछले दफ़ा बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुछ लोगों ने आपसे मुलाकात भी की, अपने रिजर्वेशन भी रखे, तो श्रिंक होता जा रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कॉटन का, कॉटन जिनिंग का और कॉटन से जुड़ा हुआ जितना भी बिज़नेस है वो श्रिंक हो रहा है और इसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान की मईशत पे जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आपने वाउचर बेस्ड सब्सिडी की बात की, वाउचर बेस्ड सब्सिडी में हम 10 फसलों के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर। किसी को मिल रही है? सिर्फ आप दे रहे हैं? मैं जो दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चने के ऊपर, मूंग पे, गंदम पे, कपास पे, चावल पे, फर्टिलाइज़र के मोस्टली फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक ब्रांड पे आपको सवाए DAP के बाकी किसी में कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। आज 23 मिलियन रुपए की सब्सिडी इसी एरिया के अंदर हमने 1 लाख थैले के ऊपर कपास की दी, 1000 रुपये थैले पे। जितने बैग बिके सबको कीमत अदा कर दी गई। मैं कपास की बात करूँ, DAP में आज की तारीख में हमने 1700 मिलियन रिलीज़ किए थे, आज हमने 1000 मिलियन हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। DAP एक ज़्यादा बड़ी इस्तेमाल होने वाली खाद है, DAP में ज़्यादा फंड्स चाहिए। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में इस फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 37 अरब रुपए की अनाउंसमेंट हुई है, उसमें फंड्स आ रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है, अमल नहीं होता सर। देखें, मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमसे रब्ता किया भावलपुर में कि हमारे पास टोकन पड़े हैं, लेने वाला कोई नहीं है। सर, टोकन की सूरत हाल ये है, चूँकि हम इसको बिज़नेस को देखते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे कंज्यूमर सुनने वाले के पास जानी चाहिए। ये स्कीम एक दफ़ा चलने के बाद ख़त्म हुई, फिर दोबारा चली। जो अप्रैल 2019 के बाद अब तक चली, उसके जितने टोकन हैं वो अदा कर दिए गए। उसमें जितने लोगों की DAP में लाइबिलिटी थी वो अपने अगले कुछ दिन के अंदर हम उसकी भी पेमेंट शुरू करेंगे। और हमने उसको 2 तरीके से लिया। हमने जेन्युइन ज़िम्मेदार को सब्सिडी देनी है, और मैं सिर्फ DAP की बात करूँगा, को DAP के अलावा
हमारी सब्सिडी चूँकि अमाउंट कम होती है, उसका कंज्यूमर कम होता है, तो नॉर्मल मसाइल नहीं होते। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन अपने तमाम फील्ड सिस्टम को दी, ज़िम्मेदारों के साथ खुद रब्ता करें या ज़िम्मेदार उनके पास आएँ, उनके वोचर के मसाइल हल करें। सर आपके पास तो बेचारे फील्ड असिस्टेंट ही पूरे नहीं हो सकते, इंस्पेक्टर्स कहाँ से आएंगे। मैं बात करूँगा जिनिंग सेक्टर तेज़ी से श्रिंक हो रहा है, कॉटन फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जिनिंग का बिजनेस ख़त्म हो रहा है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर मैं पहले एक बात करूं कि फील्ड असिस्टेंट पंजाब में 800 के करीब कम हैं। साउथ पंजाब एक वाहिद खुशकिस्मत खिता है जहां पे शायद 1% से भी कम फील्ड असिस्टेंट की सीट खाली हो। सारा पटवार खाली है और उसकी रीज़न ये है कि हम पाबंद हैं हमारे 3200 फील्ड सिस्टम में से कि 15% हम ख़वातीन को भर्ती करें और 15% की वजह से वो सीटें चूँकि 450 खाली रह जाती हैं और उसकी वजह से हमारी सीटें खाली हैं। हम वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वन टाइम डिस्पेंसेशन लेके एक दफ़ा फील्ड असिस्टेंट पुर कर दिए जाएँ और वो भी ज़िम्मेदार की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और जिनिंग सेक्टर वाला बता और दें। जिनिंग सेक्टर की जब आप बात करें तो जिनिंग सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन चूँकि कॉटन का एरिया सुकड़ रहा है तो कॉटन का एरिया सुकड़ने की और बहुत सी वजूहत में एक ये भी मैं अर्ज़ करना चलूँ कि 4 फसलों के मुकाबले में जिसमें राइस, मक्की, गन्ना और कपास, आप ये ज़रूर मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि राइस में जो राइस एक्सपोर्टर है वो दिलचस्पी लेता है। रीप अगर $2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर गई है तो रीप अपने प्रोडक्ट की मॉनिटरिंग भी करती है और मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल तक इसको देखती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी जा रही है। टेक्सटाइल वाले बाहर से ले आते हैं, आप उन्हें इजाज़त दे देते हैं, रुई बाहर से ले आते हैं। अब इस साल भी भावलपुर के अंदर कई कॉटन जिनिंग ऐसी हैं, मैं पर्सनली तौर पे जानता हूँ, जिनकी पिछले साल की तमाम रुई यहाँ पर पड़ी हुई है, ख़रीदार कोई नहीं है। सर देखें, मार्केट कंपटीशन अपनी जगह पे ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन काश्तकार के लेवल के ऊपर जो मेरा काम है करने वाला, उसके ऊपर काश्तकार बड़ी तेज़ी के साथ डाइवर्सिफाई कर रहा है। हम कॉटन को एक गेम चेंजर समझते हैं, हम कॉटन को एक हमारी रूरल इकोनॉमी में बहुत बड़ी फसल समझते हैं कि शुरू से बीज लगने से लेके पिकिंग तक और पिकिंग के बाद चुनाई और जिनिंग तक रोज़गार देती है। लेकिन कॉटन के अंदर पूरी वैल्यू चेन के अंदर बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। फरवरी 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने कॉटन के ऊपर डेडिकेटेड मीटिंग की थी और इस मीटिंग के जो फैसले हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम को भी, कितने साल लगेंगे उसके ऊपर जितनी मीटिंग्स के अंदर जो कॉटन सीड के मुतल्लिक़ थे उस पर भी डिसीजन हुआ और पहली दफ़ा पंजाब पाकिस्तान की तारीख में वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी कॉटन की नोटिफाई हो गई है। इससे पहले कॉटन की वैरायटी की वैल्यूएशन कमेटी नोटिफाई नहीं थी। देखिए कमेटियाँ तो सर सारी सर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि CCMG के इजलास हो रहे हैं, सर सारी मैं चीज़ें हो रही हैं। ऑफिशियल कमेटी की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियली कॉटन जो है वो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी का मैंडेट है। ये नोटिफिकेशन हो गई, नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी के पीछे हम हैं कि वो प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी को फ़िल्टर करे। तीसरा, हम फास्ट ट्रैक अप्रूवल के पीछे हैं और उसके बाद जितना सीड है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले साल वफाकी हुकूमत ने 2.3 बिलियन की सब्सिडी अनाउंस की है जो कॉटन सीड पे होगी। 2 लाख एकड़ के ऊपर पिंक बोलबम पे सब्सिडी होगी। काश्तकार कहे कि मेरा घर भर गया है, मुझे बहुत अच्छा बीज मिल गया है, मैं मसाइल से निकल आया हूँ, अभी तक हम उस फ्यूचर के इंतज़ार में है हमारा देखिए जी, काश्तकार। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप 8 मन गंदम की बजाय इस वक्त 32 मन एवरेज ले रहे हैं, जिसे 8 चौके 32 कहते हैं, 4 गुना। आपके मुल्क के अंदर आबादी जो है वो 3 करोड़ से 20 करोड़ पे कितने गुना बढ़ गई? 6 गुना, 7 गुना। आप आज भी जो आपकी ज़राअत 3 करोड़ की बजाय इतने लोगों को फीड कर रही है कि आप इस मुल्क में तमाम क्रॉप एक्सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस साल पिछले साल से गंदम 11 लाख टन ज़्यादा हुई है, लेकिन पिछले साल की चूँकि स्टॉक पंजाब पाकिस्तान में कम थे, इसकी वजह से प्रेशर आया और अगले साल इंशाल्लाह ये कमी काश्तकार अपनी मेहनत से और हुकूमती तरजीहात की वजह से ज़रूर पूरी करेगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। मेरा ये ख्याल था कि बहुत सारी और बातें जो होनी चाहिए, लेकिन प्रोग्राम
का वक्त सर इतना था। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी सजेशंस चीज़ें काश्तकारों की होती हैं, काश्तकारों के मसाइल होते हैं, तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ तक रखें जिनिंग सेक्टर। और काश्तकारों ने जो बातें की वो मैंने डॉक्टर साहब के सामने रखी और डॉक्टर साहब का जवाब भी आपने सुना। प्रोग्राम में अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।